नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 1 मई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली 30। स्वागत करता हूं आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। इस यात्रा को हम शुरू करेंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल में आज ऋग वैदिक काल पर हम बात करेंगे और वैदिक काल पर एक वीडियो और कम से कम आएगा, हो सकता है 2 वीडियो भी हो जाए। मुझे लगता है 1 वीडियो में हो जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट इसका मानकर आप पढ़िएगा। आज इसके अंतर्गत हम 23 प्रश्न डिस्कस करेंगे और 7 प्रश्न आज के करंट अफेयर के हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर में और प्रश्न थे जो कि बच गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कवर आपका होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा है उनको हम किए ले रहे हैं। संडे को आपका टेस्ट है, तैयारी करते रहिए। पूरा जितना भी पीछे का अभी आपने पढ़ा है वो उसमें पूछा जाएगा और कल मॉर्निंग में आपको अप्रैल मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर का टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहीं पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप इसको सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको पढ़ना है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। पेपर में वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को कहा गया है, क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद में जो जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं उनके अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था और मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? ये देवताओं का जो नाम दिया हुआ है इसमें हो सकता है कि कोई एक देवता हो जो उस काल के ना हो। इसी के तहत आप एलिमिनेट करके आंसर को निकालेंगे। ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यही एलिमिनेशन पद्धति काम करती है। इसमें जो देवता थे, 1400 ईसा पूर्व में जो बोगज गोई का अभिलेख प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर भी इसको बोलते हैं, उसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन मिलता है और इसमें थे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत में आए होंगे। और यहीं पर एक प्रश्न ये बनता है कि ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं, उसका नाम क्या है? वो है अवेस्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न। वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या थी? नगरीय होना, पशुचारण पर आधारित होना, वाणिज्य व व्यापार पर आधारित होना। क्या विशेषता थी इसकी? वैदिक काल जो था, वैदिक काल में जो सभ्यता थी वो सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। और ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ में इसमें अगर कोई ग्रामीण सभ्यता होगी तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा वो खेती होगा। खेती के साथ साथ में पशुचारण होगा, तो पशुचारण पर आधारित होना इसकी विशेषता थी। वाणिज्य व व्यापार पर आधारित होना ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि जहां पर खेती होगी, जहां पर पशुपालन होगा, ये आज की बात नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग तुरंत आप लगा देंगे, ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। तो यहाँ पर केवल दो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पशुचारण और कृषि में, अगर एग्रीकल्चर में आपसे और हस्बेंड्री में पूछा जाए तो पशुचारण प्रथम कार्य था और कृषि उनके लिए गौण कार्य था। अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? किस समय से किस समय के बीच में इसको माना जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक का काल का जो समय था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, ये ध्यान रखिएगा। और काल निर्धारण में कभी कभी विवाद भी होता है, ये लगभग ये जो समय है मान्य है। और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चौथे का। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम कांट ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। यानी आर्य शब्द का प्रयोग जो किया था वो श्रेष्ठ जाति के लिए किया गया था। और दूसरा है, आर्यों की भाषा पाली थी। पहला स्टेटमेंट जहां तक बात है, श्रेष्ठ जाति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था 1853 में हुआ था, लेकिन कांट ने नहीं किया था, ये किया था मैक्स मूलर ने। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है। दूसरा है, आर्यों की भाषा पाली थी। पाली इनकी भाषा नहीं थी, आर्यों की भाषा क्या थी?
संस्कृत भाषा थी। इस तरीके से दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ना तो एक सही है ना तो दो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग अगर अपने तैयारी को अंतिम रूप से अच्छा करना चाहते हैं तो केवल पढ़ाई आप ना करिए, आप पढ़ाई के साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन करिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर्स उठाइए उसको आप करिए, अपने नोट्स जो बनाइए जिसमें आप सार गर्भित तौर पर चीजों को नोट करते हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि आपके दिमाग में बिना जोर डाले आंसर निकालने की क्षमता आपके दिमाग में आ जाए, आप इस लायक हो जाएं कि एग्जामिनेशन हॉल में जितना टाइम आपको मिलता है उस टाइम के अंतर्गत आप पूरे प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे। और ये स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस को समय देंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि 2 घंटे का पेपर आप आसानी से 1.5 घंटे में समाप्त कर लेंगे। और ऑनलाइन प्रैक्टिस इसके लिए और अच्छा काम करती है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है? एक तो आप ये जानिए कि वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक का अर्थ क्या होता है? वैदिक शब्द बना है वेद से और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे वो आर्य थे, ये भी आप ध्यान रखिए, आर्य इसके निर्माता थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे और वैदिक संस्कृति में जो आर्य शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। तो उत्तम हो गया, कुलीन हो गया, श्रेष्ठ हो गया। और जो ज्ञान शब्द है ये आर्य का अर्थ नहीं है, ये वेद का अर्थ है। मैंने अभी आपको यहां पर ये बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या अर्थ इसका नहीं है आर्य शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती थी। दूसरा है इसके बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसकी नींव आर्यों ने रखी थी। ये 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। अब बताइए इनमें से कौन से सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सैंधव सभ्यता जब बीत जाती है, सैंधव सभ्यता के पश्चात जो सभ्यता हमको मिलती है वो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, यानी कि सैंधव सभ्यता के बाद में इसका प्रादुर्भाव होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसके बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसमें क्या कोई बात गलत है? बिल्कुल सही है, वेदों से प्राप्त होती है और इसकी नींव आर्यों ने रखी थी। सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता की नींव रखी थी आर्यों ने और उसी सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही हो जाएंगे और इस तरीके से उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र सविता देवता को या सवित्र देवता कहीं पर लिखा आपको मिलेगा, उनको समर्पित है। और इसका उल्लेख कहां मिलता है आपको? इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, ऋग्वेद में आर्यों को पुरंदर कहा गया था, क्या यह बात सही है? दूसरा, इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। और तीसरा स्टेटमेंट है आर्यों के दूसरे प्रमुख देवता वरुण थे। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो आर्यों के लिए नहीं, ये शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला स्टेटमेंट गलत। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, बिल्कुल सही बात है। इंद्र का सबसे ज्यादा बार प्रयोग जो होता है ऋग्वेद में, जो देवता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे ये। और आर्यों के दूसरे प्रमुख जो देवता थे वो वरुण थे, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दूसरे प्रमुख देवता वरुण नहीं थे, दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। पहले तो इंद्र थे और दूसरे अग्नि थे। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का देवता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का देवता नहीं था? देवताओं को अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में बांटकर आप अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। यहां पर पृथ्वी के देवता की बात की जा रही है। पृथ्वी के देवताओं में जो महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। तो सरस्वती, बृहस्पति, अग्नि इसमें थे। विष्णु जो दिया हुआ है, विष्णु जो देवता थे वो आकाश के देवता थे, तो ये पृथ्वी के देवता नहीं थे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा जा रहा है पृथ्वी के देवता नहीं थे। उर्दर शब्द का पर्याय क्या है? कई शब्दावलियां भी आपको मिलेंगी इसमें जिनको आपको तैयार करना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उर्वर भूमि किसके लिए है? तो उर्वर भूमि या उर्वरा भूमि
उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। सिंचाई यंत्र हलवाहा, ये सब अलग अलग चीजें हैं जिनके लिए शब्द थे। हलवाहा के लिए कौन सा शब्द था ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे किवास शब्द था, हलवाहा के लिए कौन सा शब्द था? किवास शब्द था। ठीक है। अनाज मापने वाला जो पात्र था, इसके लिए उर्दर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। लांगर या सीर जो शब्द आता था, एक ये भी जान लीजिए, वो हल के लिए था। और सीता, सीता होती थी हल से बनी नालियां, हल से बनी जो नालियां होती हैं वो सीता थी। अगर जुताई करते हैं आप हल से, चाहे वो आप ट्रैक्टर से करें और चाहे वो आप पहले बैल से करते थे, तो नालियां बन जाती हैं। तो हल से बनी जो नालियां होती थी उन्हीं को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पृथ्वी को, सॉरी, पत्नी को दूहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। दूहना का मतलब होता है गाय से दूध निकालना, उसके गाय से दूध निकालना दोहने का मतलब होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट फिलहाल ये तो सही है कि जो गाय को दूहता था उसे दूहिता कहा जाता था। दूसरा है, ऋग्वेद में दसम मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। अब यहां पर देखिए दसम मंडल में मिलता है कि नहीं। अब पहले स्टेटमेंट में हम चलते हैं कि दुहिता तो कहा जाता था, लेकिन ये पत्नी को नहीं कहा जाता था। ये किसको कहा जाता था? पुत्री को कहा जाता था। पहले जो प्राचीन काल था, वैदिक काल था, उसमें गाय पाली जाती थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा हुआ करता था, कृषि द्वितीयक पेशा था। और इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में भी प्रयुक्त होती थी। गायों को लेके ही लड़ाई भी होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है अष्टकर्णी। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। अगन्या भी गाय को कहा गया है, जो न मारे जाने योग्य पशु हो। तो गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। गाय को जो दूहता था वो पुत्री होती थी, उसीलिए उसको दुहिता कहा जाता था। और इसका जो जिक्र है, ये ऋग्वेद के दसम मंडल में कृषि कार्य संबंधी जिक्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये दसम मंडल में ऋग्वेद के नहीं है। ये किस मंडल में है, ये आज का प्रश्न है। आपको बताना है कि ये किस मंडल में इसका जिक्र किया गया है। नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ऋग्वेद में पुराभेदता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुराभेदता ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नगरों पर विजय पाने वाला जो होता था उसे पुराभेदता कहते थे। ऐसे एक शब्द आता है गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य कौन होता था? तो गोप्ता जनस्य होता था कबीले का संरक्षक। कबीलों में ये समाज था ना, अभी आगे प्रश्न आएगा। तो कबीले का जो संरक्षण करता था, जो संरक्षक होता था, उसे गोप्ता जनस्य कहा जाता था। और पुराभेदता था नगरों पर विजय पाने वाला। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार का कर जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। एक प्रकार का ये कर कौन सा था जो खुद प्रजा दे देती थी राजा को? और ये कर हुआ करता था बलि। ऐसा कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा डी। सभा और समिति के संदर्भ में गलत कथन इसमें से आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, बिल्कुल सही है। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, ये भी सही है। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग नहीं ले सकती थी, गलत है, क्योंकि भाग ले सकती थी, नहीं, यहाँ पर गलत दिया है। और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये गलत है सभा और समिति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था में राजा का प्रमुख कार्य क्या हुआ करता था? कौन सा कार्य राजा किया करता था? तो इसका प्रमुख कार्य था कबीले की रक्षा करना। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां थीं वो कई कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र में विभक्त थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, लेकिन इसमें गणतंत्र के भी जो प्रयोग हैं वो पाए जाते हैं। गणतंत्र की भी विशेषता इसमें पाई जाती है। और राजा का प्रमुख कार्य या कर्तव्य हुआ करता था कबीले की रक्षा करना। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसराग युद्ध के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यही सही कथन, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है। यह युद्ध पुरुषणवी या रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों, 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच में लड़ा गया था।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की पराजय हुई थी। ये गलत है, यहाँ पर पराजय नहीं हुई थी, इनकी विजय हुई थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पुरष्णवी जो रवि नदी थी वो रावी नदी ही थी। और दसराग युद्ध के लिए बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित पदों को शीर्ष से नीचे की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ग्रामणी, कुलप, राजा, पुरोहित और विस्पति। कौन सा सही क्रम इसका है? राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामणी और कुलप। राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामणी और कुलप। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राजा के बारे में आप जानते ही होंगे कि राजा उस समय सबसे श्रेष्ठ हुआ करता था। आज भी राजा राजा ही होता है। और फिर उसके बाद में बारी आती थी पुरोहित की, और पुरोहित के बाद में विस्पति होता था। फिर ग्रामणी, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था, है ना। अनेक ग्राम से मिलकर विस बनता था, तो ये श्रेष्ठ हो जाता था, ग्राम से श्रेष्ठ ये हो जाता था। और कुलप जो शब्द है, कुलप क्या होता था? ये कुल परिवार का वो है। तो एक परिवार है, परिवार से फिर ग्राम बना, ग्राम से देश बना, और फिर पुरोहित का स्थान आता था और सबसे श्रेष्ठ होता था राजा। और वही क्रम पूछा जा रहा है, तो ऐसे ये हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार समाज था, क्या ये बात सही है? और दूसरा है, ऋग्वैदिक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक काल था, ये समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। लोकतंत्र के इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रयोग जरूर मिलेंगे। तो अगर यहां पर लगा होता प्योर लोकतंत्र था, या केवल जो ये व्यवस्था थी केवल लोकतंत्र पर ही आधारित थी, तो ये स्टेटमेंट गलत होता। लेकिन ये फिलहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे आज का लोकतंत्र है, तो इसको हम सही मान रहे हैं। और ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार समाज नहीं था। राज्य का जो मूल आधार था वो क्या था? वो परिवार हुआ करता था। परिवार राज्य का मूल आधार था, और परिवार से फिर मिलकर बनता है समाज। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सॉरी, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केवल दो सही है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम सही सुमेलित जो है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से, वो आपको बताना है। इसमें देखिए, पुरुषणी, रावी, जिसको आज रावी नदी कहते हैं वो पुरुषणी थी, सही है। सतुद्री, ये सतलज का पुराना नाम था, ये सही है। अस्किनी झेलम, ये गलत है। अस्किनी चेनाब का था और वितस्ता झेलम का था, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, क्रॉस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक और दो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा चौथा यहाँ पर गलत है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा नदी मत टिक कीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में नदी सूक्त है एक, और नदी सूक्त में ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन मिलता है, और इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ये जो अगर प्रश्न यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नदी। अगर ये महत्वपूर्ण नदी पूछा जाएगा तो सिंधु शब्द आप ढूंढिएगा, सिंधु नदी ढूंढिएगा। एक बार ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था और इसको बाद में डिलीट किया गया था, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा, महत्वपूर्ण नदी। लेकिन अगर आपसे पवित्र नदी पूछा जाएगा तो पवित्र नदी यहाँ पर सरस्वती नदी हो जाएगा। और वहां पर यह दिया था कि महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, और वहां पर उत्तर सरस्वती को गलत कराया गया था। लेकिन यहाँ पर सिंधु दिया नहीं है, तो फिर क्या टिक करेंगे? मेरे ख्याल से सरस्वती यहाँ पर अगर आप टिक करेंगे तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर ये पवित्र का सही उत्तर होता है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा कि इस पे डिस्कशन करके आपको इसके बारे में बता दूं। ऋग्वेद में जो गंगा नदी है इसका एक बार ही जिक्र है, जबकि यमुना नदी का 3 बार जिक्र होता है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में मृतकों को क्या किया जाता था? जब कोई मर जाता था तो उसको जलाया जाता था कि दफनाया जाता था? उपयुक्त दोनों किया जाता था, जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज के टॉपिक का। आगे जो प्रश्न बचे हैं हम अगले एपिसोड में इसको कभी कर लेंगे। ऋग्वैदिक काल में दहेज का प्रचलन था, पुत्रियों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, और बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन जोरों पर था। दहेज का प्रचलन उस समय नहीं था। पुत्रियों का उपनयन जो संस्कार है वो किया जाता था। पुत्रियां भी उपनयन धारण करती थी, जनेऊ जो होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा
जोरों पर थी। बाल विवाह, सती प्रथा और प्रदा प्रथा उस समय थी ही नहीं, और दहेज भी नहीं लिया जाता था। सोचिए कि कितना अच्छा समाज था उस समय का आज की तुलना में। तो यहाँ कोई भी सही नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी नहीं। अब हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? कौन सा संगठन है जिसके लिए नियुक्त हुए हैं? भारतीय विदेश सेवा के ये अनुभवी अधिकारी हैं, और इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, और वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध के रूप में सेवारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था। कई राज्य इसमें हैं, 4 राज्य इसमें शामिल हैं। इनमें कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? 4 ये दिए हुए हैं, 3 इसमें सही है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सही है। ये आंध्र प्रदेश इसमें गलत दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं है। एक कौन सा है? पांडचेरी है। कौन सा है? पांडचेरी एक इसमें राज्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुद्दुचेरी के नाम से इसको जाना जाता है। पुद्दुचेरी, इसका नाम चेंज हो गया था ना, तो इसको पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट पर कोविड 19 उपकर लगाने का निर्णय लिया? कोविड 19 पे तो इतने प्रश्न बने जा रहे हैं कि मैंने सोचा है कि जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं उनको एक साथ डिस्कस कर दूंगा। बार बार वैसे आप करेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। इकट्ठा एक प्रश्न दे दूंगा, पूछा वैसे इस जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको तैयार रखना भी बहुत जरूरी है। एक भी प्रश्न आ गया 20 25 30 प्रश्नों में से तो बहुत बड़ी बात होती है। नागालैंड गवर्नमेंट ने अभी निर्णय लिया है कि डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड 19 उपकर वो लगाएगा, और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिससे राज्य के जो राजस्व हैं, राजस्व में बहुत ही कमी हो गई है, कमी का सामना वो कर रहे हैं। तो 28 अप्रैल से ये डीजल के लिए 5 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए 6 रुपये प्रति लीटर का उपकर इसने स्टार्ट कर दिया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला, पहला है कि इसको 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। ये गैर लाभकारी है और गैर सरकारी है, दोनों बातें सही हैं। 2017 में इसको शुरू किया गया, इसकी स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया गया था, बस यही इसमें गलत दिया हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी लंदन से, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। दूसरा है, जनवरी 2019 को मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR द्वारा लॉन्च किया गया। ये बिल्कुल सही है, करंट अफेयर में इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चक्रवात आते हैं, आप जानते हैं, चक्रवातों के लिए आवश्यक निम्न दाब बनाए रखने हेतु अधिक उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे 2 क्षेत्र दिए हुए हैं, एक है अरब की खाड़ी और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बे ऑफ बंगाल से कि अरेबियन सी से, अरब सी से मिलते हैं कि यहाँ पे? आप जानते हैं कि अधिकतर जो हमारे यहाँ चक्रवात आते हैं वो पूर्वी तट पर आते हैं, और ये एरिया है बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पर ज्यादा उसको उसमें ऊर्जा मिलती है। समुद्र का जो सतही तापमान और आर्द्रता जो है, ये दोनों मिलकर चक्रवात निर्माण की संभावना को बढ़ाते हैं, और अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है। इसी कारण से यह चक्रवातों के लिए अधिक निम्न दाब बनाए रखने हेतु उसमें ऊर्जा ज्यादा प्रदान करता है, और यहाँ पर ज्यादा चक्रवात आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बी। अभी ये चर्चा में क्यों आया, ये प्रश्न यहाँ पर क्यों सेट किया गया? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साइक्लोन वायु, एक साइक्लोन है वायु, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? वायु। इसके लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है, और ये बताया जा रहा है कि भारत की ओर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, गुजरात के तट से टकराएगा। जब आएगा तो देखा जाएगा ये क्या करेगा। फिलहाल इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, देश का पहला दोपहिया वाहन भारत स्टेज 6, छठा स्टेज लागू हो गया है ना, 6th स्टेज ऐसे लिखा जाता है वैसे इसको, 6th स्टेज। तो ये जो स्टेज लागू हुआ है, ये कहां से लागू किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है किस शहर से? इसका पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट अभी कहां से जारी किया गया है? तो ये टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है सी, नई दिल्ली से। यहाँ से इसको
क्या किया गया है, पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। और 1 अप्रैल 2020 से BS5 मानकों को छोड़कर सीधे BS6 मानक लागू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 4 से सीधे ये 6 पे शिफ्ट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहने वाली अंतर्देशीय महानदी कौन सी है? महानदी का मतलब यहां पर उड़ीसा वाली महानदी मत समझिएगा। महानदी का मतलब एक ग्रेट रिवर, एक जो बिग रिवर होती है, उसके लिए महानदी का प्रयोग किया गया है इस शब्द का। ऐसी कौन सी नदी है? मेकांग है, जो विश्व की प्रमुख नदियों में से है। तिब्बत से शुरू होती है, चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर यह बहती है और विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदियों में से है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप नामक अध्ययन के अनुसार मेकांग नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांधों के कारण इसका अभी प्रवाह प्रभावित हुआ है और ये धीरे धीरे सूखे की स्थिति में जा रही है। इस कारण से ये चर्चा में आई है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये आपको कैसा लगता है जरूर बताएं, और आप लोग लाइक करना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। मेरे ख्याल से आपका उसमें कोई नुकसान नहीं है, बस इतना नुकसान है कि मुझे ऊर्जा कम मिल पाती है, हमारी टीम को ऊर्जा कम मिल पाती है। तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दें और शेयर कर दें उन दोस्तों तक जो पढ़ाई रेगुलर करते रहते हैं। ठीक है, 1 महीने होने को है इस प्रोग्राम को। अब मैं डिसाइड करूंगा इसको आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, और ये डिपेंड करेगा आप लोगों के सहयोग पे। आप लोग अगर यूपीपीसीएस या आरओ बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए अगर टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप 6307281212 पर मैसेज करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.uppsctarget.com, या हमारा ऐप है IAS प्रेप एकेडमी। आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, वहां पर मिल जाएगा, वहां पर भी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।